हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि समाज शास्त्र का क्या अर्थ है, यानी समाजशास्त्र किसे कहते हैं, और समाजशास्त्र का क्षेत्र, प्रकृति, उसकी विषय वस्तु के विषय में जाना, समाजशास्त्र की परिभाषाओं के विषय में भी जाना। आज की क्लास में हम समाज शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के चरण को समझेंगे कि समाजशास्त्र धीरे धीरे विकसित होकर एक विषय के रूप में किस प्रकार आया। तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले वीरस्ट्रीट ने कथन दिया है कि समाज शास्त्र का अतीत काफ़ी पुराना है, किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। वीरस्ट्रीट कहते हैं कि समाज शास्त्र तो जो वैचारिक दृष्टिकोण है समाज शास्त्र के लिए, तो वो तो काफ़ी पुराना है, क्योंकि इसमें इसके विषय में विचार बहुत पहले से ही प्रारंभ हो गए थे, किंतु जो इसका इतिहास है वो बहुत छोटा है। और बस इसका क्या है कि ये जो लिखित रूप में जब विषय के रूप में आया, तो इसका ये जब अगस्ट काम्ट ने 1838 में जब इसका एक अपने विषय के रूप में इसको आगे बढ़ाया, तो इस तरीके से इसका एक सन, यानी लिखित रूप में एक सन निश्चित है कि इस सन से, यानी 1838 से ये एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इसीलिए वीरस्ट्रीट कहते हैं कि जो समाजशास्त्र का अतीत है वो काफ़ी पुराना है, किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी और औद्योगिक क्रांति जो 1760 में हुई थी, इन क्रांतियों का समाजशास्त्र के विषय के रूप में आने के लिए विशेष योगदान है, क्योंकि इन क्रांतियों के द्वारा क्या हुआ कि समाज में काफ़ी वैचारिक, औद्योगिक, सामाजिक परिवर्तन हुए, जो वाणिज्यिक क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इससे प्रबोधन काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी समय लोगों के विचारों में काफ़ी परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, और इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसको जो है तो ये पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। टीबी मोटामोर ने समाजशास्त्र के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। टीबी मोटामोर ने समाजशास्त्र की 4 अवस्थाएं विकास की बताई हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्र धीरे धीरे विषय के रूप में आया। तो सबसे पहले हम इसके प्रथम चरण के विषय में जानेंगे। समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। यूनान के दो विचारक प्लेटो और अरस्तु की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक और अरस्तु की पुस्तक है एथिक एंड पॉलिटिक्स, दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकों में पारिवारिक जीवन, यानी समाज के पारिवारिक जीवन, प्रथाएं, रीति रिवाज और स्त्रियों की स्थिति आदि का वर्णन किया है प्लेटो और अरस्तु ने अपनी पुस्तकों में। इसमें इन लोगों ने, यानी प्लेटो और अरस्तु ने, जो उस समय की स्थितियां रही होंगी समाज की, उस समय की स्थितियों के अनुसार अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन थे, उनमें परंपराएं, रीति रिवाज थे, और जो स्त्रियों की दयनीय स्थिति थी, उन स्थितियों का इन पुस्तकों में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जो इस चरण के विचारक और भी हैं जिन्होंने बताया है, विकास के जो प्रथम चरण के अंतर्गत आते हैं, तो इस चरण में ल्यूक्रियस, सिसरो, सेंट साइमन, अगस्टाइन है। तो इस प्रकार जो विकास की प्रथम अवस्था है, उसमें उस समय के समाज का वर्णन किया गया है, जब समाज की एक शुरुआत मान लीजिए, या शुरुआत कह लीजिए, कि सामूहिक तौर पर समाज में पारिवारिक जीवन होते थे, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं का
और उनकी दिनचर्या का, उनकी शैलियों का और औरतों की और जो स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति थी उनका वर्णन इन समाजशास्त्रियों के द्वारा किया गया है। तो ये प्रथम चरण के अंतर्गत है। इसमें ल्यूक्रियस, सिसिलो, सेंट अगस्टाइन आदि विचारक भी हैं जिन्होंने भी इसका वर्णन किया है। फिर हम चलते हैं समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था के विषय में जानते हैं। जब ये विकसित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो द्वितीय अवस्था में 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इस अवस्था में सामाजिक घटनाओं को तार्किक ढंग से समझने पर बल दिया गया। क्योंकि जो पहले का समाज था उसमें धार्मिकता को महत्व दिया जाता था, क्योंकि समाज में लोगों का मानना था कि जो समाज की उत्पत्ति हुई है उसमें वो ईश्वर की देन है और ईश्वर ही हम लोगों का संचालन कर रहा है, सामाजिक व्यवस्थाएं चला रहा है। तो ये जो विकास की प्रथम अवस्था थी उसमें इस तरह की स्थिति थी। किंतु जब ये आगे थोड़ा बढ़ा समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था के विषय में बात करते हैं तो इसमें जो समाजशास्त्री हैं थॉमस एक्विनास, और ये दांत नहीं है, ये दांते हैं। तो थॉमस एक्विनास तथा दांते इस काल के जो प्रमुख विद्वान हैं, इन लोगों ने क्या किया कि बताया कि जो सामाजिक अवस्था का द्वितीय चरण आया है उसमें लोगों ने क्या किया कि तार्किक ढंग से सोचने से समाज में क्या हुआ कि परिवर्तन आने लगा, तार्किक ढंग को अपनाने लगे। प्रत्येक समाज के रीति रिवाज, परंपराओं को, प्रत्येक कार्य को समाज के तार्किक ढंग से उसको समझने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार जो थॉमस और एक्विनास तथा दांते हैं मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया। दांते एवं एक्विनास ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बताया तथा समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए एक सरकार नामक संस्था बनाने पर बल दिया कि एक ऐसी संस्था समाज में होनी चाहिए जो इन सब का संचालन कर सके। फिर हम आगे चलते हैं और समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था के विषय में जानते हैं कि समाजशास्त्र की तृतीय अवस्था की कौन सी है। जब समाजशास्त्र विकसित होने पर स्थिति में था तो जो ये समय है समाजशास्त्र के विकास की जो तृतीय अवस्था है वो समय है 15वीं से 18वीं शताब्दी के में। 15वीं से 18वीं शताब्दी तक इस काल को माना जाता है और इसमें जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में क्या किया गया, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग शुरू हो गया। तो ये जो समय था 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रारंभ हो गया। जब समाज में सामाजिक क्रियाएं और जो भी सामाजिक क्रियाएं, तथ्य, सामाजिक प्रयोग होने प्रारंभ हो गए। तो इस काल के जो प्रमुख समर्थक हैं उसमें हॉब्स, लॉन्ग, रूसो हैं जिन्होंने समाज की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। तो जो समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था है इसके प्रमुख जो समाजशास्त्री हैं वो हॉब्स, लॉन्ग, रूसो हैं जिन्होंने समाज की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझाने का प्रयास किया तथा मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर जो भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो जो समाजशास्त्र की तृतीय अवस्था है इसमें मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया कि जो समूह होते थे उन समूहों में जो आर्थिक गतिविधियां होती वो वहाँ के पर्यावरण यानी भौगोलिक पर्यावरण को देखते हुए होती थी। जो वहाँ की स्थितियां होती थी उसके अनुसार उनका कार्य, व्यवसाय, उनकी जीवन शैली होती थी, दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती थी। तो उनके विषय में बात करते हैं
और थॉमस मूर ने भी अपनी पुस्तक में जो सामाजिक घटनाएं, समस्याएं और क्रियाएं होती थी उनके विषय में समझने का एक तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद इसी काल में वीको ने अपनी पुस्तक द न्यू साइंस में सामाजिक शक्तियों के उद्देश्य की पूर्ण व्याख्या की और माल्थस ने भी इसी समय जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया तथा एडम स्मिथ ने भी आर्थिक मनुष्य का विचार दिया। तो इस प्रकार जो ये तृतीय अवस्था समाजशास्त्र के विकास की है, इसमें जब भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए, जनसंख्या को यानी सामाजिक आकारिकी को देखते हुए, इसमें सामाजिक आकारिकी का दृष्टिकोण लेते हुए माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया जो जनसंख्या से संबंधित था। एडम स्मिथ ने आर्थिक दृष्टिकोण को लिया और मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के विषय में इसमें विचार दिए अपने। तो इस प्रकार ये जो समाजशास्त्र की तृतीय अवस्था है, इसमें काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। फिर समाजशास्त्र के विकास की चौथी अवस्था, बोटामोर ने इस अवस्था का प्रारंभ समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे के जन्म 1798 से माना है। बोटामोर कहते हैं कि जो समाजशास्त्र का प्रारंभ है वो अगस्ट काम्टे के जन्म 1798 से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इनके द्वारा ही समाजशास्त्र विषय की शुरुआत सर्वप्रथम हुई। इसीलिए इन्हें यानी अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। उस समय समाज में दो परिस्थितियां बनी थी। जब प्रबोधन काल का समय आया था, उस समय समाज में दो स्थितियां बनी थी। एक तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1750 में से 1760 तक रही, और एक फ्रांस की राजनीतिक क्रांति थी जो 1789 में। तो उस समय के दृष्टिकोण को देखते हुए जो समाज में जब औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति हुई, तो उसमें समाज में काफ़ी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। और इन क्रांतियों के फलस्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसमें इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसका कारण क्या था कि समाज में भौतिक परिवर्तन हुए कि जो औद्योगिक स्थितियां थी, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में जो कार्य करने वाले मजदूर थे, और उनमें क्या हुआ कि वैचारिक क्रांति बढ़ी। वैचारिक क्रांति हुई, जिससे लोगों के विचारों में बहुत परिवर्तन हुए। जैसे लोगों में परिवर्तन हुए कि यदि उनके पास जैसे जो भी आर्थिक आवश्यकताएं थी, वो आवश्यकताएं क्या हुई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। जो साइकिल चलाते थे वो चाहते थे कि मुझे कार मिले। तो इस तरीके से जो घर में मजदूरी का कार्य करते थे वो चाहते थे कि हमें बड़ा मकान, महल मिले, या बहुत मैं पूंजीपति हो जाऊं, धनी हो जाऊं। तो इस तरीके से उनमें क्या हुआ कि वैचारिक परिवर्तन हुआ, और इसी कारण आर्थिक परिवर्तन को जोर मिला। तो जो ये अवस्था थी, इस इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वैचारिक क्रांति का हुई। फिर इस तरीके से ये चारों चरण ही समाजशास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है समाजशास्त्र का प्रारंभ। समाजशास्त्र का प्रारंभ अगस्ट काम्टे के गुरु सेंट साइमन इस नवीन विज्ञान को जीव विज्ञान नाम देना चाहते थे। अगस्ट काम्टे के गुरु थे सेंट साइमन। और जो सेंट साइमन थे, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को जीव विज्ञान नाम देना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात अगस्ट काम्टे ने मूर्त स्वरूप देने के लिए, उनको अपने गुरु को मूर्त स्वरूप देने के लिए अगस्ट काम्टे ने 1838
1838 में समाजशास्त्र नामक विज्ञान की रचना की, जिसे आपने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने बदलकर समाजशास्त्र रखा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इस सोशलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का सुझाव दिया था और कहा कि ये समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, किंतु इस पर सहमति नहीं बनी और उसके बाद समाजशास्त्र को ही उपयुक्त माना गया। समाजशास्त्र शब्द को ही उपयुक्त माना गया। इस प्रकार अगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ सोशलॉजी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। इन्होंने सभी समाजशास्त्रों के अंतर्गत ये बात कही कि समाजशास्त्र जो विषय है वो विज्ञानों की रानी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र के शीर्षक से पहली पुस्तक लिखी 1877 में। 1877 में हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पहली पुस्तक दी प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, जो समाजशास्त्र विषय की प्रथम पुस्तक है। और जो प्रथम प्रवक्ता यानी प्रथम अध्यापक बने वो ग्राहम बेल समनर बने। ग्राहम बेल समनर बने। तो प्रथम प्रोफेसर ग्राहम बेल समनर समाजशास्त्र के पहले प्रवक्ता माने जाते हैं। तो इस प्रकार समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं इसके विकास के चरणों को हमने समझा कि किस प्रकार विकसित होकर एक समाजशास्त्र के विषय के रूप में आया। अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि इसकी औपचारिक शुरुआत किस प्रकार प्रारंभ हुई, यानी सबसे पहले औपचारिक शुरुआत किस विद्यालय से प्रारंभ हुई और भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत किस प्रकार हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।